लॉगिन है वो बनना बहुत जरूरी है। जो ये स्टूडेंट लॉगिन है, अगर आपने यहाँ रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो भी आपका काम नहीं होगा। तो आप यहाँ रजिस्टर कर लीजिए। अगर अभी भी कोई बचा हुआ है, यहाँ रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके लॉगिन कीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए। हेलो अगर सर। ये नहीं हेलो करेंगे सर। क्लास मिस होगी। हाँ जी, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बोल दिए। सर मेरे पास यूजर आईडी और यूजर नेम और आईडी नहीं आई है सर, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर पिछले हफ्ते से सर आपसे। डियर, आपको मैं हिंदी में, इंग्लिश में वीडियो बनाकर हर तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। आप लोग पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे। इतनी मामूली सी बात है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूजर, यहाँ जो लॉगिन है, इसके लिए मैंने आपको मैसेज भी भेजा है। आपको पता नहीं वो बात समझने में क्या समस्या है, मेरी समझ से बाहर है। यहाँ मैंने बोला है आपको मुझे कुछ नहीं भेजना है, मैं आपको कुछ नहीं भेजूंगा। यहाँ सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन खुद करना है। ये रजिस्टर करिए। नाम आपको अपना पता होगा, उम्मीद मैं रखता हूँ कि आपको अपना सर ये सब तो मैंने कर दिया है सर, सब पर ये कर दिया लॉगिन नहीं यार। हो पा रहा है सर। अब लॉगिन क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ तो सबका 200 बच्चों का, कईयों ने तो 3-3 बार लॉगिन कर दिया है। आपका एक बार भी लॉगिन नहीं हुआ है। सर पता नहीं मैंने क्या है सर, रिक्वेस्ट भी किया आपसे। देखो यार, देखो कुछ तो बेसिक्स का रहम मुझ पर भी करो। देखो मैं क्या है, हर बच्चे की पर्सनल क्वेरीज को और रिपीटेड क्वेरीज को एक बार जवाब दे सकता हूँ। बार बार आप एक ही चीज पूछेंगे तो शायद मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होता है ना। हेलो सर। थोड़ा सा मेहनत करके आप उसे कर लेना। चलो हम अब हेलो क्लास, हेलो सर। बोलो हेलो भाई। सर। जी मॉर्निंग सर। सर मैं तो रेगुलर सर क्लास अटेंड करता हूँ, मेरे पास भी सर मेल आया था। मेल तो सबके पास आया ही होगा। ये किसने कहा कि मेल नहीं आएगा? अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है तो मेल तो आएगा ही। वो भी आएगा यस सर। हेलो सर, मुझे मेल आया है। सर सबको मैं मेल रेगुलर आया ज्वाइन होगा, करता हूँ ऑलरेडी। मेल सबको गया होगा। जिसकी जितनी अटेंडेंस है वो सूचना दी गई होगी कि भाई इतनी क्लासेस हुई, इतनी आपने अटेंड करी। अब आप अपना कंडक्ट खुद देख लीजिएगा। ये इसलिए आया है ना। उससे घबराओ मत। अगर अगर किसी अटेंडेंस अभी इस स्टेज पे कम भी है तो इसका नोट अभी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड मानिए। ये मानिए कि हाँ, हो सकता है किसी को ना समझ आ रहा हो, तो जब तक समझ नहीं आ रहा। परंतु अगर आप यहाँ से लॉगिन से आके अपनी क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी अटेंडेंस अपने आप लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये लॉगिन करना है। पहले बनाइए और उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये 2 बटन आपको दबाने हैं बस। मेरे को कितनी देर लगी? अब ये मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। ये बहुत सिंपल। चलिए अब मैं इस पर और ज्यादा लॉगिन पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में समस्या आ रही है सर। एक प्रॉब्लम है। बाद में करेंगे चर्चा। पहले हम क्लास कर लेते हैं, हम पढ़ाई कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हेलो सर, लास्ट क्वेश्चन एक है। नहीं, लास्ट में करिएगा। लास्ट में पूछिएगा, आपसे सारे सवाल मैं पूछ लूंगा, ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, नहीं तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं। क्लास वैसे भी छोटी है, 1 घंटे की ही है। अपना वीडियो किसी का ऑन है बंद कर दीजिएगा। सभी लोग अपने अपने वीडियोस को बंद कर लीजिए। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीन आपको दिख रही होगी यहाँ पर। यस सर। तो आज हम जो करने वाले हैं, हम केवल जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं। रिवीजन का महत्व बहुत है। ये महत्व मैं आपको बार बार दोहराता रहा हूं कि आपको रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। तो हम अपने इस पर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कितनी बॉडीज हैं, इसके कौन कौन से ऑर्गन है। सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, सेक्रेटरीट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इसके अंदर में कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। तो कुल इसके 6 ऑर्गन्स हैं
और इन 6 में से 5 एक्टिव है। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी काम नहीं कर रही है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD आता है, IDA आता है, IFC आता है, मीगा आता है, ICD आता है। इसके अलावा इसका एक और सहयोगी संगठन कह सकते हैं, सहयोगी नहीं मतलब जो सेम क्षेत्र में काम करता है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी एक और संगठन है। अदर ऑर्गेनाइजेशन में ILO हमने पढ़ लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हमने पढ़ा था। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मौसम पर दुनिया भर में काम करती है, उसके लिए हमने पढ़ा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये सब चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, IFAD, यूनिडो, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। जो फंड्स और प्रोग्राम्स हैं तमाम तरीके के, इसमें UN विमेन फंड है, यूनेक्टेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN हैबिटेट प्रोग्राम हमने पढ़ा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पढ़ लिया, UNDP प्रोग्राम पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन UNEP एनवायरनमेंट प्रोग्राम पढ़ा। आगे जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। हमारे दुनिया में हमारे लिए पिछले 70 साल, हमने जब वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी बात की थी तब हमने ये चर्चा की थी कि इन 70 सालों में सबसे बड़ा थ्रेट जो हमारे लिए दुनिया के लिए है वो यही है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है क्या। अगर ये होता है तो पूरी दुनिया का जो कॉमन कंसर्न है, और छोटे छोटे कंसर्न भी हैं, पर जो सबसे बड़ा कंसर्न वो यही है। तो 1945 से लेके अभी तक लगातार इसके लिए प्रयास चलते रहते हैं। इस बीच में कोल्ड वॉर का दौर भी आया, छोटे छोटे युद्धों का दौर आया, परंतु हम अभी तक इससे बचे हुए हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज आई, वो है एटम बॉम्ब और आर्मामेंट। आर्मामेंट में मुख्यतः हमारा फोकस होता है कि हमने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स कितने इकट्ठे कर लिए हैं, अदर आर्मामेंट्स कितने। तो हमारे लिए यूनाइटेड नेशन के लिए एक महत्वपूर्ण काम है डिस आर्मामेंट, ठीक है ना। हमें अपने को आर्म से मुक्त कराना है। डिस आर्मामेंट हमारे लिए बड़ी समस्या है ना। जितना ज्यादा हथियार होगा उतना ज्यादा इसकी संभावना बनेगी। भाई जब हथियार नहीं होगा, अगर आप अपने आप को वायलेंस से बचाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। जैसे घर में आप बंदूक लेके रखते हैं, पिस्टल लेके, कोई लाइसेंसी पिस्टल लेके रखते हैं, इससे कोई समस्या है पिस्टल रखने से? जी सर, समस्या है। दो अलग अलग मत हो सकते हैं, पर पिस्टल, बंदूक, हथियार है ना, ये वायलेंस को जन्म देने का पोटेंशियल रखती है। ये वायलेंस, ये हिंसा किसके खिलाफ होगी ये तय नहीं हो सकता। कभी कभी बंदूक जिन घरों में होती है, आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। बहुत बार ऐसे तनाव के मौके पड़ते हैं कि घर में ही झगड़ा हो गया या घर के बाहर किसी सदस्य से झगड़ा हो गया। अगर आपके पास ये हथियार है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप उस हथियार को यूज करना चाहेंगे। आपका गुस्सा आपके हथियार की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। आपका जो क्रोध है वो आपके पास शक्ति से निर्भर करता है। अगर आपके पास वो शक्ति नहीं है तो आप भी सोच समझ के काम करेंगे कि यार ये भी हमला कर सकता है, परंतु आपके पास हथियार है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप उस हथियार का प्रयोग कर दें, ना चाहते हुए भी प्रयोग कर दें, परिस्थिति ऐसी बन जाए। तो ऐसे में क्या होगा, भयानक, भाई किसी को मर गया, आपने गोली चला दी, गोली लग गई, वो मर गया, ठीक है। तो आपके लिए क्या इंतजाम हो गया, आपके ऊपर किस चीज का चार्ज लग जाएगा, मर्डर का, धारा 307 का केस बन जाएगा। आप और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जो मर गया वो तो मर ही गया, परंतु जो जिसने इसे इस्तेमाल किया वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
तो हथियार हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये एक विवादित प्रश्न हो सकता है क्योंकि इसके दोनों पक्ष हैं। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय समीकरण में हम देख सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा एटम बम और हथियार हमारे पास होगा उससे क्या होने की संभावना है। हम हो सकता है कल हमारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाए, कुछ भी हालात है, हालात बदलते रहते हैं, समय समय पर नई नई चीजें पैदा होती रहती हैं। और दोनों दिन में से किसी देश के भीतर भी ऐसा कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है या जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो इतनी ज्यादा विचार नहीं है, विचारशील नहीं है, तो वो इस हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने हमारे पास एटम बम छोड़ा तो हम भी उसके ऊपर वो करेंगे और ये क्रॉस फायरिंग फिर शुरू हो जाएगी। एक आदमी इस पर डालेगा तो वो वापस करेगा और फिर ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हो सकता है चाइना भी उसमें कूद पड़े उस लड़ाई में। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, संभावनाओं की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती। तो जितना अगर हमारे पास हथियार होगा ही नहीं, तो हथियार नहीं होगा तो हम क्या छोड़ेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल लड़ाई के कन्वेंशनल तरीके हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें बचाना। तो हमारा जो ये एक उद्देश्य है कि हमें डिसआर्मामेंट के लिए काम करना चाहिए, निशस्त्रीकरण, कि हमें दुनिया को निशस्त्र करना है, इस हथियारों की होड़ से, हथियारों से अपने आप को, दुनिया को बचाना है। ये हमारा एक काम है जिसके लिए लगातार दुनिया में काम चल रहा है, चलना भी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। हिंसा हमारे लिए खतरनाक विचार है। तो इसके लिए हमारा जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो इसके लिए काम करता है। बेसिकली यहाँ पर फर्क ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी के दोनों यूज हो सकते हैं, मिलिट्री यूज भी हो सकता है और सिविलियन यूज भी हो सकता है। तो हम मिलिट्री यूज को प्रतिबंध करना चाहते हैं, सिविलियन यूज को नहीं करना चाहते। तो सिविलियन यूज को अगर आप प्रतिबंधित कर देंगे तो पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है, तो वो बंद हो जाएगा। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी केवल इस पर नजर रखती है, IAEA, कि कैसे हम न्यूक्लियर पावर का, एटॉमिक पावर का केवल सिविलियन यूज हो पाए। दूसरा काम जो हम करते हैं वो करते हैं, ये जो एक और खतरा है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, कि हमारे वेपन्स में जैसे जैसे साइंस का, विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान का विकास होने के साथ साथ क्या हुआ कि वेपन अलग अलग तरीके के बन गए। हमने एक न्यूक्लियर वेपन की बात की, इसके अलावा भी केमिकल वेपन पैदा हो गए, बायोलॉजिकल वेपन हो गए, और ये सभी वेपन ऐसे हैं जो मास डिस्ट्रक्शन, इनको बोलते हैं हम WMD। ये टर्म आप लिख लीजिएगा, WMD। इसका मतलब होता है W फॉर वेपन्स ऑफ, M फॉर मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये हमारे वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये सही गलत, और अगर हमने कोई बायोलॉजिकल वेपन छोड़ा तो वो जो यूज करने वाला है उसके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। कोई वायरस हमने कम्युनिटी में छोड़ दिया, वापस उसके देश में भी फैल जाएगा। केमिकल्स हैं, ये ऐसे हैं कि लगातार सॉइल के अंदर, पानी के अंदर उसका हिस्सा बन जाएंगे। हो सकता है जो उसको इस्तेमाल करने वाला था वहां तक भी पहुंच जाए। तो ये जो वेपन्स है ये खतरनाक विचार हो सकते हैं। इनको रोकने के लिए, केमिकल वेपन को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसके लिए कन्वेंशन है, केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्थान है जिसने, हमने पहले पढ़ा था फ्री ट्रेड की बात, हम चर्चा करेंगे कि फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड के लाभ क्या होते हैं। तो फ्री ट्रेड को प्रोत्साहित करने के लिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार, इसके क्या लाभ होते हैं ये हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक। इसके बाद UN के अदर इनिशिएटिव है, UNDESA, UNHRC। यहाँ HRC के साथ, ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ UN हाई कमिश्नर, HCR, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी हम यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं।
ये दोनों रिलेटेड से लगते हैं पर अलग है। HCR NHR से बहुत मामूली सा फर्क है। ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज होता है, ये ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। यूनिसेफ का अपना स्कोप है, क्रिप्टो करेंसी फंड इसके लिए बनाया गया है। यूनिट्राल एक एजेंसी है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, यूएन का सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड, रिपोर्ट फॉर सोशल एक्सक्लूजन, ये सब हम पढ़ेंगे। अस्थाना डिक्लेरेशन, दुबई डिक्लेरेशन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, इनको अभी हमें पढ़ना है और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों ने इनको पढ़ लिया होगा, और अगर ना पढ़ा हो तो कृपया करके इनको पढ़ लें, क्योंकि आप जब क्लास में आते हैं तैयारी के साथ आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अन्यथा क्या होगा, हम एक कहानी की तरह सुनेंगे, आपको लगेगा ये सर कुछ कहानी सुना रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप सुनेंगे और उसके बाद फिर वो क्लास के बाद आप सब भूल जाएंगे। परंतु क्लास लेने का अच्छा तरीका ये होगा कि आप पहले से रिवाइज करके आइए, पहले से कुछ तैयारी करके चलिए कि भाई हम जो है जा रहे हैं उस चैप्टर को, जो आने वाला हिस्सा है उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको ही लाभ होगा, आप ही को उससे फायदा होगा, आपको समझने में आसानी होगा कि ये क्या बता रहे हैं। तो आप सिफर पर नहीं होंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में NDB है, ठीक, जो ब्रिक्स का हिस्सा है। कंटिजेंट रिजर्व और अरेंजमेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मैं कम से कम ये चाहूंगा कि आपको इनके नाम सबके याद रहे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। IBRD हमारा एक बैंक है। इसी तरीके से यूरोप ने भी अपना एक बैंक बनाया है जिसका नाम है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। सभी RBI का भी एक सेंट्रल बैंक है, जितने देशों के सेंट्रल बैंक है उन सभी का एक सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया में, ताकि बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटी को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग को कंट्रोल किया जा सके। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, और मैं इसका पार्ट भी हूँ, इसका एक एक्सपर्ट मेंबर हूँ इस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। 2 साल पहले मुझे यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। जुडिशियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ, इसको हटाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल। Sir, I have a question. पूछो भाई। Sir, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अलग कैसे करेंगे सर, इसके जो भी काम है? हमने इसको चर्चा किया है शायद क्लास में। सर ICJ किया था आपने सर, इंटरनेशनल तो ऐसा क्रिमिनल। करते हैं, जब हम ये करेंगे ना ICC, तब इस पर आराम से विस्तार से कर लेंगे, क्योंकि तब हम उसे पढ़ रहे होंगे, तब इन दोनों में कैसे क्या क्या इनके वर्क एरियाज हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, उन पर हम मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास बाद हमारे यहाँ ये डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन और जो कोर्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। आर्बिट्रेटर जो होता है, आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थता। इस शब्द को याद रखिएगा, नहीं तो आपको हमेशा के लिए ये फिर क्लियर रहेगा। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कि भाई ठीक है, हम किसी चीज को पीसफुली, बिना जुडिशियल डिस्प्यूट के, बिना कोर्ट कचहरी के, आर्बिट्रेट करके, बातचीत करके हम इसको सुलझा लेते हैं। तो इसके लिए भी एक PCA है जो इंटरनेशनल इश्यूज के लिए काम करता है। इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इसके बाद फिर ह्यूमन राइट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें हमारा UN क्लॉज, हमने पहले भी बात की थी, मैरीटाइम, जो इंटरनेशनल शिपिंग, जो पानी के जहाज हमारे चल रहे हैं, यातायात के महत्वपूर्ण साधन है, उनके लिए जो क्या क्या व्यवस्था है, कैसे हम ये तय करते हैं कहाँ भारत है, समुन्दर के अंदर, सी जहां से शुरू होता है, भारत कहाँ शुरू होगा, और जो समुन्दर भारत के आसपास होता है, मान लीजिए ये भारत है, तो ये भारत कैसे तय हो कि भाई भारत कहाँ पर है। अगर मान लीजिए भारत का निचला हिस्सा है तो भारत कहाँ पर होगा? अरेबियन सी। नहीं, अरेबियन सी, इस तरफ अरेबियन सी है और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है।
अब यहाँ 24 पर नॉटिकल माइल तक सर। 12 nautical miles तक। 12 तो यहाँ पे 12। समझनी होती है कि हम ये कहें अरेबियन सी पर भारत का कब्जा है क्योंकि ये हमारे पास में है, या बे ऑफ बंगाल सर 200 नॉटिकल माइल। 200 नहीं 12 200 nautical mile तो वो होता है कोई बात नहीं। EZ स्पेशल जोन होता है। हाँ इकोनॉमिकल जोन होता है। स्पेशल। आप डिस्कशन बहुत करते हैं, ठीक है। तो हमारा जहाँ बीच होता है वहां पर भारत खत्म नहीं होता। भारत के कुछ हिस्सा जो समुद्र का हिस्सा होता है वो भी भारत का हिस्सा होता है किसी भी लैंड टेरिटरीज के लिए। और तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, कैसे तय होता है, उसके लिए हमें ये सब जानने के लिए कहाँ भारत है, कहाँ एक्सक्लूसिव जोन है, हमें यूएन क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। समुद्र में क्या कानून लागू होंगे इसके लिए भी एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का। ITLO है, जो अगर कभी कोई लोग लड़ने लग जाए तो उनके बंटवारे के लिए लॉ ऑफ सी पर अगर किसी का विवाद हो जाए। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है जो व्हेल के शिकार को रोकती है कि व्हेल का शिकार अन्यथा ना हो, मतलब इसको रोका जाए। व्हेलिंग का मतलब होता है हवेल मछली का शिकार करना, उसे पकड़ना। फिशिंग जैसे बोलते हैं फिशिंग, फिश को पकड़ने को फिशिंग, व्हेल को व्हेलिंग होता है व्हेल मछली को पकड़ने के लिए जो है फिशिंग व्हेलिंग की जाती है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है IORA। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। सीबेड 2030 सीबेड अथॉरिटी है। कैप्सियन सी ये पुरानी है, इसकी अभी रिलेवेंस नहीं रही। वेपन संबंधी हमारी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वेपन संबंधी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी मैं बात कर रहा था मिलिट्री संबंधित, बेसिकली डिसआर्मामेंट संबंधित, उनमें है केमिकल वेपन कन्वेंशन, UN डिसआर्मामेंट कमीशन, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वासीनारा अरेंजमेंट, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण हमारे वेपन्स रिलेटेड, ठीक है, हथियारों संबंधित महत्वपूर्ण संधियां हैं। इसके अलावा कुछ और संस्थान भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है, पेट्रोलियम कांग्रेस है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल है, कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमारे आते रहता है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, ये भी पीछे न्यूज में है और ये एक महत्वपूर्ण पहल है। तो हम इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। कुछ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुछ के बारे में हमारा पढ़ना बाकी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया उस पर हम चलो उसी को पहले खत्म करते हैं, फिर मैं जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के या ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। ये हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन का हमने पढ़ा था, तो इसको देख लेते हैं। ये क्लास आज जो मैं ले रहा हूँ उसका मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हमने जो पढ़ा हो आप रिवीजन की एक आदत डालिए। आपको हो सकता है इस बात की गलतफहमी हो, ऐसा लगे कि मुझे सब कुछ याद है, मैंने पढ़ लिया था, पर अगर आज भी आप जितने फैक्ट्स याद करेंगे उनमें से बहुत कम फैक्ट आपको याद आएंगे। हमने 100 चीजें पढ़ी होंगी तो आपको अभी 25 फैक्ट्स ही याद आएंगे। अगर हम लगातार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, ये रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा मैं आपको रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, परंतु रिवीजन आपको अपने से करना है, क्योंकि रिवीजन में थोड़ा समय लगता है और सेम ही चीज को दोहराना और समझाना वो हमारा काम नहीं हो सकता। पर रिवीजन आपकी अपनी आदत होनी चाहिए, आपको खुद होना चाहिए कि भाई अभी अगर हम कहें लेट्स से चेक करते हैं हम कि हमारी को क्या क्या याद है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टेस्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लूंगा और वो स्टूडेंट मुझे बेसिक बेसिक चीज बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं मुझे पूछना है। अंकित आप मुझे ये बताइए नाटो की फुल फॉर्म क्या है? NATO, नाटो। अंकित, अंकित को आवाज नहीं आ रही। ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति आप बताइए
नाटो की फुल फॉर्म क्या है? हेलो सर। जिसका नाम लिया जाए वही बोलेंगे। आकाश T3598 आकाश, ताकि आप अपना माइक्रोफोन। आकाश, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का? मिलिट्री अलायंस के बीच में वर्क करता है, मतलब मिलिट्री के ऊपर है। नॉर्थ अमेरिका कंट्री, जो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं, उनके लिए मिलिट्री अलायंस के लिए वर्क करती हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपना माइक्रोफोन बंद करते जाइएगा जिससे बात हो जाएगी। लेट से आकाश से बात हो गई। अलीशा, आप बता सकते हैं मुझे वार्सो पैक्ट, वार्सा पैक्ट, WARSAW, वार्सा पैक्ट, ये क्या है? Military complement to the Council for Mutual Economic Assistance. क्या है ये, दोबारा बोलो। Military complement to Council for Mutual Economic Assistance, मतलब कि सब मिलकर इकोनॉमिक असिस्टेंस दें। किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ये बताइए बस। नहीं? ओके ओके, अगला सवाल मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ। आसान सवाल पूछना चाहता हूँ मैं अभी आपसे। ILO, what is ILO? Seth, what is ILO? Seth, T3347. हेलो सर। हेलो सर हेलो सर, बताइए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सर। वेरी गुड। अब ये बताइए इसके कितने कन्वेंशन है, क्या काम करते हैं? सर इसकी कन्वेंशन सर, मतलब ये क्या काम करता है? अच्छा चलिए ये बता दो। मैं पहले दिन से यही दोहरा रहा हूँ, हमें क्या आना चाहिए, व्हाट। सर यूनाइटेड नेशन एजेंसी के लिए सर ये वर्क करता है सर। यूनाइटेड नेशन एजेंसी के लिए सर। नहीं सर एडवांस सर इकोनॉमिक जस्टिस के जो इकोनॉमिक सर, वो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो मतलब जैसे बाल श्रम, जैसे छोटे छोटे बच्चों का ये वगैरह, मतलब उनको मतलब काम पर लगाना सर, ये मतलब उसको मतलब ये प्रतिबंधित करता है सर। देखो आपने नाम बताया, अब नाम जब बता ही रहे हो, एब्रीविएशन बता रहे हो, तो ध्यान रखो ना, ये लेबर क्यों शब्द यहाँ यूज किया गया। देखो सभी बॉडीज, ठीक है, इंक्लूडिंग अगर मैं ये कहूँ कोचिंग क्यों काम कर रहा है, दीप कोचिंग का क्या उद्देश्य है, ऑब्वियसली मैं भी यही कहूंगा कि भाई सबका सशक्तिकरण करना, वेलफेयर करना, हमारे स्टूडेंट अच्छे बने जिनके पास साधन नहीं है। तो वो तो लगभग जितने भी प्रयास होंगे उनका एक ही उद्देश्य होगा, परंतु सबका अपना एक तरीका होगा वो क्यों बनाया गया। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर के लिए काम कर रहा है, जो मजदूरों के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार। हमने 2 या 3 बार ILO पर बात की। सर वर्किंग फॉर मैन एंड वुमेन। देखो अब मैं आप लोगों को दोनों को, सभी को कुछ कहना चाहता हूँ, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव किसी को ह्यूमिलिएट करना या किसी को सामूहिक रूप से मैं सवाल पूछ के किसी को अगर ऐसा लगता हो, मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है आपको इंड्यूस करना। यस सर। ठीक है, आपको एनकरेज करना। यस सर। कोचिंग में रहने का हमारा काम, हम अगर यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है, कोचिंग इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाना है, कोचिंग इसलिए है कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाने के लिए कोचिंग नहीं है, पढ़ने के लिए कोचिंग है।
तो पढ़ने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। आप लोग अपने आप को एनकरेज करिए, बार बार रिवाइज करिए। देखिए कि जिसको भी नहीं आ रहा है वो ये मत सोचो कि भाई मेरे को नहीं आता, पता नहीं मैं बहुत कम अकल हूं या मुझे याद नहीं रहता या व्हाटएवर। ये जो थ्योरीज हैं हमारी, ये इनको सबसे पहले तो तिलांजलि दो कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये थ्योरीज गलत है। कोई सोचेगा मुझे याद नहीं रहता, वो कहेगा जी मैं बहुत गरीब हूँ। अब गरीबी का और याद रहने का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कहेगा कि जी मेरे पास किताब नहीं है, या कोई भी और बहाना। ठीक है, ये सब मेरी समझ से बहाने हैं, एक्सक्यूज है। अगर आप अपने इन बहानों को छोड़ के बेसिक रूट कॉज पर चलेंगे कि भाई हमें याद क्यों नहीं हो रहा, सबसे पहले एक्सेप्ट करिए इसको। मैंने आपको पहले ही दिन कहा है कि आप 100 चीज पढ़ेंगे, आप 10 भी याद रख लें, बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपने 100 चीज पढ़ी है, जो कि अभी हमें दिख भी रहा है। हमने ILO कई बार पढ़ा, तो फिर भी हम बेसिक में अभी भी अटके हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नंबर 1, हम क्लास से पहले प्रिपेयर नहीं है। अगर आप क्लास ज्वाइन करने से पहले प्रिपेयर होके आएंगे तो आपका ये जो रिटेंशन लेवल जो अभी 10% है, ये 30% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और क्लास के बाद आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ये दोनों कारण है। ऐसा नहीं है कि किसी की मेमोरी, देखो कुदरत ने सबको बराबर बनाया है। कुदरत नहीं जानती कि कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी पैसे वाला है, कौन नहीं जानता। कुदरत को नहीं पता, DNA को और बायोलॉजी को ये सब नहीं पता होता। ठीक है, ये सब चीजें तो हमने यहाँ आकर बनाई है। तो याद नहीं रहता ऐसी कोई चीज नहीं होती, सबको याद होता है। वो याद करने की अगर कोशिश करें तो पहली चीज ये सब एक्सक्यूज है। मतलब थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, परंतु हमारी जो प्रॉब्लम है वो है हम हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे। और हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि हम केवल लेके किताब पूरे दिन बैठे रहते हैं। हार्ड वर्क का मतलब ये भी है कि आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। खाली ये कि किताब लेके पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठे रहे और कुछ हासिल नहीं किया, इससे नहीं होगा। आपको मैं सिंपल चीज कह रहा हूँ, आज आपकी क्लास है, मान लीजिए आपको लगभग पता रहता है कि कल सर क्या पढ़ाएंगे। एक रात पहले अपना नियम बना लीजिए, भाई सुबह 8 बजे क्लास होगी, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। रात को सोने से पहले 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप जो कल पढ़ाया जाने वाला है, जितने भी 10, 20, 30 पेज से ज्यादा एक क्लास में होते नहीं है, इतने पेज आप उससे रात भर पहले पढ़ लीजिए। एक बार जितना समझ आए याद हो जाने दीजिए, नहीं होता वो भी कोई बात नहीं। 8 बजे क्लास करिए, साथ में अपने ये जो चीज है इसको खोल के रखिए, आपको बेहतर याद रहेगा। और उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए, अगले दिन रात को फिर खोलिए इसको। क्लास में आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। एक दिन पहले भी आपने पढ़ लिया था, वो भी बहुत अच्छी बात है। रात को अगले दिन, पहले दिन जो मैंने 3, 7, 30 ये फॉर्मूला आपको दिया था, रात को 9 बजे या जो भी आपका समय है, ये आपको खुद तय करना है, आप उसको फिर रिवाइज करिए। अगर आप ये प्रिपरेशन और रिवीजन की आदत रखेंगे, आपको चीजें समझ आएंगी और याद रहेंगी। अन्यथा क्या होगा, आप क्लास करेंगे, बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे सर मुझे कुछ याद नहीं हुआ। तो समय अपना भी, मैं इसी चीज को आपको पहले दिन से रोक रहा हूं कि देखो, पढ़ने की इच्छा ना हो मत पढ़ो, बेटर है, पर अपना समय मत खराब करो। जीवन बहुत कीमती है, जीवन का मूल्य समझो। अच्छा, हमने जो पढ़ा था वो क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने सुप्रा नेशनल, मैं ये चीज जो बोली थी वो इसलिए कही थी कि आप लोग इस बात को सतर्क रहें कि अगर मुझे अभी से याद करने की, मेमोराइज करने की आदत रहेगी तो आगे आपका IAS बनना या कुछ बनना पक्का हो जाएगा। और अभी से ढीलम ढालम अप्रोच रखेंगे, ये साल, महीने 2 महीने तक आप कोचिंग करेंगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारे 36 बहाने मिल जाएंगे आपको कि सर ये नहीं है। जो आदमी याद कर पा रहा होगा वो पढ़ते रहेगा कि हाँ हाँ यार मैंने आज नई चीज कुछ नया सीख लिया, अब मुझे कुछ और आ गया, जो मुझे पहले नहीं आता था ये मेरे को आ गया। और जो नहीं कर पाएगा वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कहेगा अरे सर मुझे तो याद नहीं होता, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, मेरे घर में दिक्कत है, फलाना ढमकाना। क्योंकि आपकी होप खत्म हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि
आप उसे मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आप प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, आप कितने भी बुरे से बुरे स्टूडेंट हो जाइए, आप खराब से खराब स्टूडेंट हो जाइए, मैं दावे से कह सकता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने साल भर पढ़ा, साल भर आप एसोसिएटेड रहे और मेहनत कर सके, तो आपका जो स्तर है, मैं जितने बच्चों को देखता हूँ, हर साल देखता हूँ, जिस बच्चे को आज ILO भी नहीं आ रहा है, वो अगले साल तक, इस समय तक, वो मुझे ILO पे एक अच्छा खासा लेक्चर दे सकता है। अगर मैं उसे कह दूंगा कि बेटा आप क्लास ले लो, वो पूरी क्लास ले लेगा। ये एक साल के भीतर आपके अंदर आ जाएगा, पर उसके लिए आपको जो कह रहा हूं वो करना ही पड़ेगा। ये चीज आपको मिलेगी नहीं, आपको करनी पड़ेगी, कहीं से कोई शक्ति नहीं देगी, आपको खुद करनी होगी। तो रिवाइज करिए और प्रिपेयर करिए। अच्छा, सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल बॉडीज, हमने इनकी बात की थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं जो हमारे देशों के ऊपर एक व्यवस्था पैदा करने की, कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए काम करती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकती हैं, पॉलिटिक्स के लिए काम कर सकती हैं, इकोनॉमी के लिए काम कर सकती हैं, कल्चर के लिए काम कर सकती हैं। अलग अलग तरीके से ये सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या गया, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं सबके। हमने वही बात किया था। तो जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, नाटो है, वॉर्सो पैक्ट है। वॉर्सो पैक्ट, नाटो के बाद में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, ठीक है, उस समय के जो कम्युनिस्ट कंट्री थे, 1955 में इसको बनाया गया था। उस समय के जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, उन्होंने आपस में एक मिलिट्री अलायंस किया था नाटो के खिलाफ, कि अगर हमारे ऊपर नाटो अटैक कर देगा तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है, अफ्रीकन यूनियन है, इन सब के उद्देश्य पॉलिटिकल और मिलिट्री है। कुछ अन्य संस्थाएं हो सकती हैं जो सामाजिक या कल्चरल क्षेत्र में, जैसे यूनेस्को काम कर रही है, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई फूड के लिए काम कर रहा है। हमने याद किया FAO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड के लिए करती है। IFED एक कार्यक्रम है जो फूड के लिए काम करता है। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो भी फूड के लिए काम करता है। तो कितने सारे ऐसे हैं जो केवल फूड पर काम कर रहे हैं। कोई लेबर के लिए काम करता है, कोई एजुकेशन के लिए काम करता है, यूनेस्को कल्चर के लिए काम करता है, साइंस के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। सबके अपने कार्य क्षेत्र। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, ठीक है, वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्री ट्रेड के लिए काम करने वाले मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। ये हमारे को क्या काम करते हैं? हमारे को इंटरनेशनलाइजेशन इनके द्वारा होता है, ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण। हम आज अपने देश तक सीमित नहीं रह गए। आज हर चीज के लिए हम, छोटी बड़ी चीज के लिए देश पर निर्भर करते हैं, और वो भी हमारे ऊपर, हमारी जो परस्पर निर्भरता है वो ग्लोबलाइज होती जा रही है। आज के समय में जो लड़ाई झगड़े हैं और सहयोग, ये दोनों ही इंटरनेशनल स्तर पर हो गया है। अगर अभी लड़ाई होगी तो भी वो लोकल नहीं होगी। आज एक देश दूसरे से लड़ रहा है, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे तो चाइना कूद पड़ेगा, चाइना को जब कूदेगा तो हमारे साथ US आ जाएगा, US आ जाएगा तो 10 और देश ले जाएगा। जैसे हम कन्फ्लिक्ट कैसे इंटरनेशनलाइज होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्केल पर। आज अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है ना, जैसे अभी मैंने उदाहरण के लिए कहा, अब जब युद्ध शुरू होगा, पाकिस्तान का एक खास दोस्त है जिसका नाम है चाइना, और उसका 36 का आंकड़ा इंडिया से है। अब ये चाइना आएगा, चाइना आ गया तो इसके साथ इसके 2-4 और जो छोटे छोटे देश होंगे जो इसके सपोर्टर है, वो भी कूद पड़ेंगे। जब चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा तो इंडिया भी चिल्लाएगा कि देखो मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। वो जाएगा किसके पास? USA के पास, या शायद रशिया के पास, है ना। आज के समय में बहुत संभावना है कि हमारी मदद USA करेगा। क्यों करेगा? उसका इंडिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसका चाइना में इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना घुस गया। अब जब USA घुसेगा तो इंग्लैंड, फ्रांस और ऐसे यूरोपियन देश जो उसके साथ चलते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑटोमेटिकली ये भी आ जाएंगे। अब ये देश, ये वॉर क्या बन जाएगा? वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। हाँ, ये इंटरनेशनल स्केल ऑफ वॉर, या अगर सारे शामिल हो गए एक एक करके, वर्ल्ड वॉर भी बन जाएगा। तो आज के समय में जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है,
वो भी इंटरनेशनल हो गया है। पहले लोकली लड़ लेते थे ना, वो नहीं रह गया अब समय। कोऑपरेशन भी इंटरनेशनल हो गया। आज छोटी सी भी चीज होती है, कोरोना पर बात हो रही है, कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई वैक्सीन बेच रहा है, हमने ये कह दिया कि क्लोरोक्विन खा लो तो हम क्लोरोक्विन भेज रहे हैं। तो कोऑपरेशन भी इंटरनेशनलाइज हो गया, सहयोग भी इंटरनेशनलाइज हो गया है। ये हमारी मदद करते हैं कन्फ्लिक्ट को, कि इस तरीके के कन्फ्लिक्ट ना बढ़े और कोऑपरेशन बढ़े, सहयोग बढ़े और झगड़े कम हो। अगर आप सुबह की क्लास में भी होंगे तो मैं इस बात को वहां भी दोहराता रहा कि भाई हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बेसिक है सहयोग, बेसिक चीज है सर्वाइवल के लिए। ये सहयोग इसलिए नहीं करने की जरूरत कि किसी ने बोला है, किसी महात्मा जी ने बोला या धर्म में लिखा, नहीं। सहयोग हमारे लिए जीवित रहने का साधन है। सहयोग नहीं करेंगे तो हम सभी खत्म हो जाएंगे एक एक करके। हेलो सर। इससे क्या पैदा होगा? इंटरनेशनल ऑर्डर। इस शब्द का मतलब थोड़ी देर हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्डर? कोई मेरा सहयोग करेगा इसमें, मेरी मदद करेगा? व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्डर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने बंधुता के साथ जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपने संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है। अगर कम शब्द में बोलूं तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और ये सिस्टम कोई हमेशा, ये ऐसा भी नहीं कि सब कुछ इसमें अच्छा ही अच्छा है, कई चीजें इसमें खराब भी हैं। जैसे हमने अभी चीन पाकिस्तान और की बात की थी। चीन क्यों आएगा? क्योंकि उसके पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। यूएसए हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि यूएसए का चाइना से झगड़ा है, उसको भारत में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और उसको उसका झगड़ा चाइना से है, अब उसको मौका मिल रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक इंटरनेशनल व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कुछ चीजें अच्छी भी दिख सकती है, कुछ खराब भी है, पर ये ऐसी ही है। अब जैसे तेल है, तेल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इस इंटरनेशनल ऑर्डर में। हमारे गल्फ वॉर से लेके इराक वॉर, ये सब का कारण है तेल, क्योंकि इससे पैसा का वो होता है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब का रोल असर पड़ता है हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर पर, जैसी जैसी व्यवस्था है इसके लिए। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करते हैं। लोग आपस में झगड़ा ना करें, लोग सहयोग बनाएं। रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें पावर एंड वर्ड पावर जो आता है। अच्छे और बुरे, देखो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ना हम अच्छा बुरे के तौर पर नहीं देखते हैं चीजों को, हम सच के तौर पर देखते हैं, व्यवहारिक होकर देखते हैं। हमें ये समझना होता है कि भाई जो है जैसा है। अब जैसे यूएस की या चाइना की या किसी भी देश की मोनोपोली है, और एक तरह से अगर हम दूसरे तरह से देखें तो इंडिया की स्थिति यूएस के रिलेशन में कैसी है? सर हम एक सब सर्विएंट है। अगर हमें यूएस कुछ कह देगा, और भी देश है, हम अकेले नहीं है, और भी ऐसे देश है, पर हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमें यूएस की जो हेजेमनी है ना, इसको हेजेमनी जो है, जो उसका प्रभुत्व है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई आज इसकी हेजेमनी है, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारी जो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें हमें ये सारी व्यवहारिक चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम कैसे यूएस के अनुसार चले, हम तो एक सॉवरेन नेशन है, संप्रभु देश है, हम किसी की नहीं बात मानेंगे, हम तो अपने अनुसार चलेंगे ना। ये हेजेमोनिक, ये व्यवहारिक रिलेशन है, प्रैक्टिकल चीज है। आप कहाँ जाओगे? अगर झगड़ा करोगे, सबसे झगड़ा करके बैठ जाओगे, यूएस से भी गलत है, रशिया भी गलत है, चाइना भी गलत है, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, कोई हमारे साथ ही नहीं रहेगा। तो हमें इस सिस्टम में सही गलत से ऊपर उठ के एक्सेप्ट करना पड़ता है, व्यवहारिक होना पड़ता है। और इस व्यवहारिक होने में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है नेशनल इंटरेस्ट। क्या चीज मेरे हित में है, मेरे देश के हित में क्या चीज है, हमारे देश के हित में क्या चीज है, उसको हम सबसे पहले रखते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करना चाहें तो ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में क्या है, इंसानियत के हित में क्या है। तो इसके लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा सर। क्या चीज? सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे पावर्स एंड वर्ल्ड पावर सर, मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर में सर। मैं सवाल को आपको कैच नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली ना। इंटरनेशनल
पावर डिस्ट्रीब्यूशन है निश्चित रूप से। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्डर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम नहीं हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, वो चीज नहीं है, अधीनता भी नहीं है उसमें। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें यूएस से जो कहेगा हम वो कर देंगे आंख बंद करके, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, हम ये देखेंगे कि भाई उसमें ऐसा कुछ रहे कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देख के चलते हैं, जिससे हमारे रिलेशन भी अच्छे बने रहे। तो ये डिप्लोमेसी की एक विशेष और अंदरूनी इसका गुण है। और जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक महत्वपूर्ण काम करते हैं इंटरनेशनल गवर्नेंस स्थापित करने का। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस का एक सिस्टम, जो चीजें इंटरनेशनल कैरेक्टर की हैं उनको कैसे संचालित किया जाए, इसको निर्धारित करती है ना। और एक तरीके से ये हमारी सॉवरेनिटी को, जो मैं बात अभी कह रहा था, हमारी संप्रभुता को सीमित करती है। परंतु हम इस इंटरनेशनल ऑर्डर और इस इंटरनेशनल गवर्नेंस के कारण अपनी सॉवरेनिटी को कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब एक सीमित हद तक मान लेते हैं कि ठीक है, हम इस चीज को एग्री करते हैं। क्योंकि जैसे होता है कई बार पंचायत ने कोई फैसला किया, हम पंचायत के फैसले से सहमत नहीं है, परंतु क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक पंचायत इंपॉर्टेंट बॉडी है और हमें इसके फैसलों का सम्मान करना चाहिए, तो हम उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है आप मेरे बहुत सारे फैसलों से सहमत ना हो, कुछ से आप सहमत ना हो, परंतु आप एक टोटलिटी में देखेंगे कि ठीक है, ये सर कुछ कर रहे हैं, इनका अपना एक उद्देश्य है, ये कुछ चीज करना चाहते हैं और इसको करने के लिए कुछ चीजें करना आवश्यक है, जो कभी कभी किसी को खराब भी लग सकती है ना। हमने ग्रुप से किसी को निकाल दिया, ये अपने लिए को मेरे को भी कोई बहुत प्लेजेंट एक्टिविटी नहीं है। हम किसी को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसके प्रिविलेजेस को डाउन कर रहे हैं, वो कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है उससे कोई खुशी होती है, परंतु वो कभी कभी जरूरी हो जाता है एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अन्यथा क्या होगा, एक व्यक्ति अनार्की लाएगा, एक आदमी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा। जब एक को अलाउ किया जाएगा तो दूसरा भी करने लगेगा, दूसरे को करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर सभी लोग अनार्किस्ट हो जाएंगे, सभी लोग अपने अपने तरीके से चलने लग जाएंगे। तो इसलिए व्यवस्था के लिए कभी कभी हमें अपनी संप्रभुता को कुछ हद तक सीमित करना पड़ता है। आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं। हम जो मेंबर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमने इनके बारे में बात की थी कि कुछ स्टेट्स के द्वारा, देशों के द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं शब्द आएगा तो आपको क्लियरली समझना होगा कि ये देशों की सरकार की सहमति से चल रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF, इसमें कौन प्रतिनिधित्व करता है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार का एक जो पक्ष होगा वो रखेगी। हम लोग अपने 10, 20, 50 लोग, या कोई एक राजनीतिक पार्टी वो कहे, कांग्रेस पार्टी कहे कि नहीं हम अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, या बीजेपी कहे कि हम नहीं कर सकते, आपको यूनाइटेड नेशन में एज गवर्नमेंट ही जाना होगा और किसी तरह से एंट्री नहीं है। IMF इस तरीके का हो गया। ऐसे ही क्षेत्रीय संगठन है जैसे नाफ्टा, जो कि US, मैक्सिको, कनाडा का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन है, इसमें सभी सरकारें मिलकर इस यूरोपियन यूनियन को बनाती हैं। नाटो। दूसरे रिलेशन हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के अनुसार, जैसे ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे चलती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? इन्वेस्टर, जिसका उसमें पैसा लगा हुआ है। हम कोई MNC, लेट से भारत में पेप्सी है, कोका कोला है, हम कहें पेप्सी के डिसीजन भारत सरकार के अनुसार होना चाहिए, लोगों के अनुसार होने चाहिए, होंगे? नहीं होंगे। वो फैसले इन्वेस्टर्स लेंगे जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है। तो ये भी एक चीज है।
इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो नागरिक है, आम नागरिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि केवल राजा का ही प्रतिनिधित्व होगा। भारत सरकार हमारी एक तरीके से राजा है, परंतु डेमोक्रेसी में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, लोग सरकार चलाते हैं। तो इसलिए सिविल सोसाइटी, जो आम जन है, जो सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो इंडिविजुअल्स अपने इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। इनको हम बांट सकते हैं कि, हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद सवाल ले लेंगे, ठीक है? आप बीच में बोलते रहेंगे तो फ्लो टूट जाएगा, ताकि इसको हम जल्दी से खत्म करके क्लास को खत्म करने का भी समय हो गया है। अच्छा, इसमें हमारा फोकस क्या है? क्या हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक खास क्षेत्र में काम करती है। कोई सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, ये सब हमने पढ़ लिया। किसी का अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसे कि G4 है ना। G4 क्या ऑर्गेनाइजेशन है? G4 क्या करना चाहती है कि भाई भारत को वो मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। तो ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका पॉलिटिकल एजेंडा है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए UNEP है। सोशल प्रॉब्लम के लिए बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल प्रॉब्लम के लिए UNHRC हो गया, SCR हो गया। ह्यूमन राइट्स के लिए भी यही काम करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए WTO कर रहा है, यूनेक्टेड कर रहा है, ये दोनों ही काम इसके लिए काम कर रहे हैं। IBRD इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप काम कर रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने फोकस, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछा भी था, आपको केवल ये याद रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई एक शब्द आए, IBRD है ना, मैं दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूँ, मेरे को शब्द मिला IBRD, मुझसे आपसे पूछा गया IBRD, ILO, आपसे मैं केवल उम्मीद क्या कर रहा हूँ, क्या अपेक्षा रख रहा हूँ? आप मुझे ये बता दीजिए IBRD क्या है। तो IBRD बताने के लिए आप इसकी फुल फॉर्म भी बता देंगे तो भी मैं मान लूंगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब ये एक ऐसा बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। ये क्यों बनाया गया था, ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। आप बता सकते हैं कि विश्व युद्ध के कारण जो आर्थिक संकट आया, उसको रियलाइज करते हुए कि दोबारा से अगर हम लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए होगा। कब बनाया गया वो तो बड़ा आसान है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी स्थापना 1945 में हुई। तो हम इस प्रकार से इन और सवालों को एड्रेस कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज के बारे में ये याद होना चाहिए। मैं आप सभी से बस इतना ये अपेक्षा रखता हूँ, व्हेन क्या क्या करता है, हाउ इट वर्क, ये कुछ बेसिक सवाल आप जब मेरे आंसर कर देंगे तो मेरे लिए आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। बस ये मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। गोल्स के आधार पर ये सब हमने पढ़ लिए। यूरोपियन यूनियन अभी नहीं पढ़ा, खैर फॉर्म कौन। यूनाइटेड नेशन कैसे बनाया गया 1945 में, 2007 में इसमें कितने सदस्य हैं, इसकी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन 5 हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसैक, सेक्रेटरीट एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस। कैसे कैसे ये धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया। पहले कहाँ 49 देश थे, और ध्यान दीजिएगा भारत शुरू से ही नीला है। आपने ध्यान दिया होगा, उम्मीद रखता हूँ कि भारत शुरू से ही नीला था, शुरू से ही भारत था ना। तो भारत इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी है। तो इससे ये कैसे कैसे प्रसारित हुआ 1945 से, जैसे कैसे कैसे अलग अलग देशों में वो हुआ। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या काम करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबली क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, सेक्रेटरीट। और ये हमारी NCERT की किताब का दिया हुआ वो है, NCERT की किताब में ये एग्जैक्टली ये दिया हुआ है। जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण है। उम्मीद है मैंने ये स्लाइड आपको शेयर कर दी है सर। यस सर, कर दिए। यस सर, यस सर।
भूल जाता हूं भाई, अगर मुझे कभी याद, क्योंकि ये 2-3 स्लाइड मैं ये मानता हूं कि आपके बहुत ज्यादा काम की है। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये लिस्ट आपके दिमाग में अच्छे से बसी होनी चाहिए, हर आदमी के दिमाग में ये पूरी लिस्ट होनी चाहिए। ये जो मैप है ये दिमाग में आपके होना चाहिए। पहले तो नाम याद कर लो, कौन से नाम है वो नाम याद कर लो। नाम याद करने के बाद फिर उनकी लोकेशन याद कर लो, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है न्यूयॉर्क में किस किस का हेडक्वार्टर है, यूएन का हेडक्वार्टर है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है, यूएनएफपीए का, यूनिसेफ का। एक दिन बस ये याद कर लिया, अब मेरा काम चल जाएगा। हेलो, वियना में किस किस का हेडक्वार्टर है, हेलो, जिनेवा में किस किस का। हाँ जी, हेलो अब बोलिए, अभी रुक सर। जाइएगा। ओके सर। बोलो, चलो थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, फिर सवाल पूछ लेना। अच्छा, हमारे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स अलग अलग कौन से हैं? कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ सी है। जो कुछ सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिफेम, यूएनवी, यूएनईपी, यूएनएफपीए, ये यूएनएफपीए आपका सवाल भी है अगर आपने वो प्रैक्टिस टेस्ट किया होगा। ठीक है, ये यूएन क्लॉज क्या है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि देश की सीमा कहाँ तक होती है। देश की सीमा देखो यहाँ तक होती है। अब हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की, पर शायद अभी भी कुछ बच्चों को इसे रियलाइज करने में दिक्कत होगी कि यहाँ तक, ठीक, ये एक्चुअली में शायद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। पर अगर ये कहें जैसे ये कनाडा का मैप है, तो कनाडा कहाँ तक होगा? क्या कनाडा यहाँ तक होगा जहाँ कनाडा का बीच है, जहाँ पर उसकी सीमा समाप्त हो रही है, जहाँ जमीन खत्म हो रही है, वहां तक कनाडा होगा, या यहाँ तक कनाडा होगा, या जहां तक समंदर है वो सारा का सारा उसका हिस्सा होगा? ये चीज कैसे निर्धारित हो, इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जो यूएन क्लॉज में बनाया गया। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि क्या 12 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट है, 24 किलोमीटर का, और 200 किलोमीटर के नॉटिकल माइल्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसको फटाफट से खत्म कर देता हूँ। नाटो, अब ये नाटो के ऊपर हमने पढ़ा था। इसके बाद ये वॉर्सो पैक्ट के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। एशियान कहाँ है, सार्क कहाँ है, जीसीसी कहाँ है, कॉमेसा कहाँ है, ईएसी कहाँ पर है, साको कहाँ पर है, कैरिकॉम कहाँ पर है, इंडियन सोसाइटी, मर्कोसर, ये सब आपके सवाल हैं जो यूपीएससी में आते रहे हैं। ठीक है, मर्कोसर क्या होता है, ये सवाल आया हुआ है। कैरिकॉम पर सवाल आया हुआ है, लगभग सभी पर इन पर सवाल आया हुआ है किसी न किसी समय पर। ओपेक बहुत फेवरेट सवाल है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर एनजीओ और आईजीओ में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारी छोटी सी कहानी जो हमने पढ़ी। अगर आपको अब कुछ ना समझ आया हो तो दोबारा से इन प्रेजेंटेशन को देख लेना, समझ लेना और इसको वर्कआउट कर। ठीक है, चलो अब आप लोगों के सवाल देता हूँ। हाँ, हेलो, अब आपको अपने अपने हेलो, सवाल। हेलो सर। एक सेकंड, एक काम हेलो, मेरा एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग। सवाल हेलो हेलो पर ना करके ना ये करेंगे कि हम लोग आगे से, आप लोग हाथ खड़े करिएगा। यहाँ पर एक हाथ खड़ा करने की ऑप्शन होती है और फिर उसे हाथ को डाउन भी करना है। ठीक, तो आप हेलो हेलो मत करिए, हाथ को रेज करिए और हाथ को डाउन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हाथ खड़ा कीजिए और उसको फिर डाउन कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ। पूनम, आपके सवाल से चलते हैं। जिसको सवाल ना पूछना हो अपना हाथ डाउन कर ले, और सवाल केवल पढ़ाई से संबंधित ही होगा, इधर उधर का सवाल नहीं होगा। हाँ पूनम, अपना सवाल। ठीक है, नंद, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं। अंकित, T3257, कोई सवाल नहीं। ज्योति, कोई सवाल? कोई सवाल है तो बोलो भाई। योगेश भुकाल, आपका कोई सवाल है? हाथ डाउन करते जाओ भाई। अयूब, कोई सवाल है? हेलो सर, मैं आवाज आ रहा है? अयूब, हाँ, ओके। हाँ सर, अभी जो हम देखे न्यूज में अपने ये ना अफगानिस्तान पे जो हमला हो रहा है सर, पर उसमें ये यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहेगा? जो अभी हम देख रहे हैं तालिबान का हमला हो रहा है अफगानिस्तान में, सवाल ऐसा है तो जिस पर उसमें चर्चा की जा सकती है। तो मुझे तुम एक शब्द में मत कहो। यूनाइटेड नेशन का रोल हमेशा रहेगा, यूनाइटेड नेशन इसमें वो करेगा। पर हमें ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन की जो नीति है उस पर यूएसए का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। यूएसए ने एक डिसीजन लिया है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो यूनाइटेड नेशन भी, और यूनाइटेड नेशन अपने से क्या करेगा?
अल्टीमेटली उसको अगर कुछ भी इंटरफेयर करना है तो उसको देशों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हमें इस पॉलिसी को देखना होगा। और अभी यूनाइटेड नेशन का क्या रुख होता है, क्या उसमें वो पोजीशन लेता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या डिसीजन लेती है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है सैफ, आपका क्या सवाल है? सर मेरा भी क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग सर, जैसे अफगानिस्तान में जो चल रहा है सर, अगर मान लीजिए 5 उसके जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 अस्थायी सदस्य है सर, अगर उसमें से कोई भी देश चाहे अफगानिस्तान का हेल्प करने के लिए, तो क्या वो 5 जो अस्थायी सदस्य है उनसे परमिशन लेना ये जरूरी है सर उसके लिए? नहीं, अगर वो नेशनल लेवल पे कोई देश कुछ करना चाहता है तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अब मान लीजिए अगर कोई यूएनएससी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई फैसला नहीं किया है, और एक देश उसमें से ये चाहता है कि भाई हम मानवीय आधार पर कुछ रियायत, कुछ सुविधा देना चाहते हैं, तो दे सकता है। जैसे रशिया ने, चाइना ने तालिबान को एक्सेप्ट किया है, इन दोनों देशों ने कहा है कि नहीं तालिबान ठीक है, तो उसको कोई रोक नहीं रहा। पर अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कल एक फैसला कर लिया कि तालिबान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तालिबान की सरकार को हम पहचान नहीं देंगे, तब अगर रशिया और चाइना या कोई और देश करता है, तब यूनाइटेड नेशन पर कोई पोजीशन ले सकता है। सर यूएसए गवर्नमेंट का इस पे एक बयान भी आ गया सर, उन्होंने बोला है जो मतलब जैसे कोई मतलब बल के दम पे किसी सत्ता को हासिल करना था, हम देश के मतलब तुमको देश नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल, वो एक सही बात है। वो भी एक तरीका है कि जब लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, अगर अफगानिस्तान की जो हालात देखी हमें कि पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर ऐसे में किसी सरकार देश का होना वो अच्छी चीज नहीं है। पर चीजें इवॉल्व होंगी, अभी पता नहीं क्या क्या बनेगा, उस समय बताएगा। किसी का और का सवाल? अश्विनी, चंद्रा, पवन, सलोनी, थोड़े सर सवाल पूछो, हेलो सवाल मत पूछो। हेलो हाँ जी, सर सिविल सोसाइटी हेलो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बताया था, हाँ चंद्रा को करने दीजिए कंप्लीट, पवन फिर बोलिएगा जी। तो वो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को बेसिकली सरकार से अलग होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है उनसे अलग होना चाहिए। ठीक है पवन। हेलो 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 सर, एक पवन, बार स्लाइड सर ग्रुप में फिर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि सर हमारा नंबर ग्रुप में लेट ऐड हुआ था ना, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज के लिए शायद ये वेबसाइट पर भी होगा, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ओके सर, ओके सर। और पारस सर सर आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखो यार, पढ़ाई अपने लेवल पे तो तुम जो करना चाहो कर दो, अभी कर दो, बिल्कुल अभी से शुरू करो। जो जो पढ़ते जा रहे हो उसकी आंसर राइटिंग शुरू करो। ठीक है, इंतजार मत करो कि जब कोई परमिशन थोड़ी होगी यार। पढ़ाई तो यहाँ कोचिंग तो केवल आपको गाइड करता है, मैं तो तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, पर तुम्हें क्या है, अपनी पढ़ाई खुद अपने लेवल पे करनी है, तो उसमें मेहनत करो। ठीक है, वो उसके लिए मेरे से वो मत पूछो, ये तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि सर मैं पढ़ाई करूं ना करूं। अरे सर कैसे मना कर सकते हैं कि मैं पढ़ाई मत करूं? कर दो, बिल्कुल कर दो। चलो अगला सवाल। अगला हम किसी से, कहां तक? चंद्रा, पारस, रविंदर, हाँ इनका किसी का सवाल है? रविंदर, सोनू, नेहवाल, इनमें से किसी का सवाल हो तो पूछो। रविंदर पूछिए सवाल आप अपना। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि जैसे पेप्सी कोई भी एमएनसी कंपनीज है, अगर इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो भारत सरकार से तो परमिशन लेगी ना? रूल रेगुलेशन तो इंडिया के फॉलो होंगे या नहीं? जब फाइनेंशियल रूप से तो वो अपना करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल उसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के कैसे चलेगा काम? सर इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है सर, वो है विदेशी कंपनी, लेकिन इंडिया का वो लिखते हैं हिंदुस्तान जो भी कंपनी, भाई देखो, अगर आप देश के नागरिक हो तो भी आपको, मतलब देश के, चाहे आप नागरिक हो चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको देश के नियम को तो मानना ही पड़ेगा। देश के नियम को माने बिना कैसे काम चलेगा? मैंने शेयर कर दी है जो प्रेजेंटेशन, अभी थोड़ी देर में आप तक आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है। अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा, एक मेरा कहना ये है कि आप लोग वो प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो?
दो चीज देखो, जो काम कहा जाए उसे सीरियसली लेके कर लेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस सर कर रहे हैं। यस सर कर रहे हैं। कंप्लीट करिए ताकि फिर मैं अगला लॉट उस पर अपलोड कर पाऊँ, है ना। पढ़ के आपको करना है ताकि मैं अगला लॉट कर दूंगा, नहीं तो आप पीछे छूटते जाएंगे। और उसकी मॉनिटरिंग है पीछे से, तो वो क्वेश्चन आपके खत्म होने चाहिए कि अब मेरी स्क्रीन पे कोई सवाल नहीं आ रहा। अगर लॉगिन वगैरह का प्रॉब्लम हो तो एक बार लॉग आउट करो और री लॉगिन कर लो। सर वो अटेंडेंस का मेल मेरे पास नहीं आया सर। आपका मैं नाम डाल दूंगा, आप मुझे अलग मैं जिनके मेल आईडी गलत आए हैं मेरे पास, मैं उनकी लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप में। आप अपना नाम चेक कर लेना कि कहीं आपका नाम उस लिस्ट में तो नहीं है, और अगर हो तो फिर आपको अपना लॉगिन आईडी चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से दोबारा से करना पड़ेगा। सर मैंने स्टूडेंट लॉगिन से ही लॉगिन किया है, तब भी आपके पास जो मेरा नाम आ रहा है वो स्वाति और फिर गेस्ट करके आ रहा है। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं, फिर मैं शायद आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग आईडीज हैं। एक तो स्टूडेंट लॉगिन है। स्टूडेंट लॉगिन केवल दीप कोचिंग की अपनी प्रॉपर्टी है, अपना एक ऐप है, अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये जो ऐप है ये केवल दीप कोचिंग का है, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनका टेस्ट कराना, उनको प्रैक्टिस टेस्ट देना, उनसे क्लास करवाना, वो सब के लिए काम करता है। ये एक दूसरा ऐप जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप। ये जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये टीम्स ऐप। ये टीम्स ऐप पे जब लॉगिन कर लूंगी तो फिर गेस्ट नहीं दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, ये जो ऐप है ये हमारे लिए है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो क्लास करने के लिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे पास योग्यता नहीं है कि हम अपने ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं। ये हाईली टेक्निकल एक कॉन्सेप्ट है, हम नहीं कर सकते। तो ये हम इसके लिए टीम्स ऐप को लेते हैं, हमने इसका लाइसेंस खरीदा हुआ है। उस लाइसेंस को हम बच्चों को शेयर करते हैं ताकि उनको जो इंडिविजुअल यूज ना है। अब देखिए, जैसे जो बच्चे हैं जिनका जैसे आकाश T3598, देवेंद्र 34, ये अपने टीम्स ऐप के जो आपको मेल पर भेजा गया था जिसमें लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल, वो उससे लॉगिन करके आए हैं। सुप्रिया बौद्ध एज अ गेस्ट दिखा रही हैं क्योंकि इन्होंने उससे लॉगिन नहीं किया है। जब आप ये उसको यूज करोगे तो ये गेस्ट नहीं रहोगे, और गेस्ट नहीं रहोगे तो आपके बड़े सारे प्रिविलेजेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली आप अपना लॉगिन, आपको नाम रखने से ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे किसी ने आशीष स्पेस नाम रख दिया, इससे फायदा नहीं होगा। आपको नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल जो मेल पर भेजा गया आईडी और पासवर्ड है उसको इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करके अभी जैसे यहाँ साइन इन का जो ऑप्शन आएगा उसमें बस साइन इन करिए। वो केवल टीम्स ऐप के लिए। यहाँ ये जो साइन इन है, ये साइन इन यहाँ मुझे उससे करना है, उस ऐप से। बस मुझे वो जो यूजर नेम दिया है वो डालना है और मुझे जो पासवर्ड है वो डालना है। उसमें इतना साइंस नहीं होना चाहिए जितना साइंस हो रहा है, ठीक है। उससे आपको ही फायदा होगा कि आपको जो है बहुत सारे प्रिविलेज मिल जाएंगे इस ऐप को यूज करने का। आपका कनेक्शन फेल होता है, लॉगिन वगैरह के कुछ इशू होते हैं, वो पेड साइकिल में, पेड लाइसेंस में नहीं होता है। चलिए ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए देखो दोबारा से इंसिस्ट कर रहा हूं, जो लोगों को नहीं पता है वो भी सुन लें कि यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले गए हैं। 30+ क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल अफेयर संबंधित। वो क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल को चूज करके हर बार आपको 5 सवाल दिखाई देंगे और धीरे धीरे ये सवाल आपकी स्क्रीन पर गायब हो जाएंगे। जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपको सवाल दिखने बंद हो जाएंगे। अच्छा, वैसे तो ये पहले भी बताया गया है यार। सर प्लीज सवाल नजर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, दोबारा से मैं कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखता है, आप यहाँ पर आ जाते हैं, वेलकम टू दीप कोचिंग। यहाँ पर ये स्टार्ट प्रैक्टिस में जाकर आप करते हैं। सभी को बताया हुआ है यार, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, हाथ पैर मारो, कुछ नहीं उससे फर्क पड़ेगा। यहाँ आपको ये सवाल दिखते हैं और ये सवाल धीरे धीरे आप जब कर लोगे, आपको साथ साथ किताब भी खोल लो। ये करते समय अगर आपको लगता है आप किताब खोल लो, अपने नोट्स खोल लो, जरूरत है तो गूगल भी खोल लो, पर इनको याद करते जाओ। अगर लिखा हुआ है एस्केप, एस्केप के बारे में पढ़ लो। व्हाट इज एस्केप, क्या होता है, कहाँ हेडक्वार्टर है,
आपको ऐसे करके एक एक करके इस पे आगे बढ़ना है। तो ये मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है कि इसको आप पूरा कर लो। ये आपका बेसिक असाइनमेंट है, इससे आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगा। साथ में किताब जरूर खोल लेना ताकि आपको याद होता जाए, नोट करते जाना, जो जो फैक्ट याद कर रहे हो नोट करते जाओ। ठीक है सर ये जिस करते हैं। हेलो हेलो हाँ बोलिए प्लीज। हाँ सर, अगर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो स्क्रीन पे शो होने बंद हो जाएंगे क्या? तब आपको कोई वो नहीं आएगा। जब आप 30-35 सवाल हैं ये पूरे कर चुके होंगे, मतलब इसमें लॉजिक है, ये इसमें ना मशीन लर्निंग का लॉजिक है, ये सेल्फ लर्निंग टूल है। ये वो ध्यान रखता है कि आपने कौन से क्वेश्चन याद कर लिए। वो क्वेश्चन आपको 2-3 बार दिखाई देगा, फिर वो दिखना बंद हो जाएगा। जो ऐप है वो मेमोराइज करता है आपके क्वेश्चन को, कि प्रीति को ये क्वेश्चन आता है तो फिर प्रीति को वो बार बार वो सवाल नहीं पूछता है। सर मेरी स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस आने मतलब बंद हो गए हैं, तो इसलिए पूछ रही थी मैं। वो मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपने मेमोराइज कर लिए होंगे, तो वो आपको फिर मिलेगा। जब नए क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे फिर आपकी स्क्रीन पर वापस क्वेश्चन आने लगेंगे। ये काम जैसे आपने किया है ये सभी को करना है। ओके सर, थैंक यू सर। हर 2-3 दिन में ये मैं एक्सरसाइज देना चाहूंगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। Excuse me, sir. हेलो सर। बोलो। हेलो सर। Good morning, sir. This is Sakshi. Hello. Sir, actually, I want to request कि sir एक बार आप न्यूज़पेपर रीडिंग हमें बता दो कि what the things we have to read in a newspaper. मैं न्यूज़पेपर मैंने कल करना था, पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तो मैं उस पर आधा घंटा लगा के आपको कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। Thank you, sir. हेलो सर। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ और सवाल होंगे तो आप व्हाट्सएप करिएगा। ओके बाय। Bye, sir. Have a nice day. थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सो मच। बाय सर। थैंक यू सर।